जय प्रकृति जय भारत। ये जो शब्द आप अभी मेरे मुख से सुन रहे हो, जय प्रकृति जय भारत, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसी से आज हम शुरू करते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया, किसने पैदा किया, इसकी क्या ज़रूरत है। हमारे पास पहले ही सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ठीक है ना जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सभी कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है। फिर ये नए शब्द की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी शब्द में, मैं किसी भी शब्द की अगर मैं बात करूँ तो हम सबकी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं मास्टरमाइंड ट्राइब की तरफ से। जय प्रकृति जय भारत का मतलब है कि जब हम और कोई भी ग्रीटिंग यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि राम राम, जब हम नमस्कार की बात करते हैं, तो इसके पीछे हमारे माइंड में एक रिलीजन पैदा होता है जिसको हम कहते हैं जी हिंदू रिलीजन। जब हम सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि सिख जो हमारे गुरु थे, गुरु साहिबान थे, उन्होंने ये शब्द हमें दिया। ऐसे जब हम सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये बातें आती है कि मोहम्मद साहब ने दिए। दोस्तों, जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं जय प्रकृति जय भारत, तो मैं ये कहता हूँ अगर हम गुरुओं की बात कर लें, अगर हम कृष्ण जी की बात कर लें, भगवान राम की बात कर लें, अगर हम मोहम्मद साहब की बात कर लें या जीसस की बात कर लें या किसी भी गुरु पीर पैगंबर की बात कर लें, वो सभी पहले यहाँ पर जी पाए, पहले वो यहाँ पर पैदा हुए, और उनके पैदा होने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है प्रकृति की। फिर वो यहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ, वो यहाँ पर पले बढ़े अपने माँ बाप की देख रेख में। तो वहाँ पर भी जो सबसे ज़्यादा भूमिका है माँ बाप की देख रेख में, लेकिन उन्होंने कभी कुछ खाया होगा, कभी कुछ पिया होगा, कभी कुछ पहना होगा। तो वही बात भोजन पानी और हवा की आ जाती है। तो भोजन पानी और हवा कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? वो मिलते हैं प्रकृति से। और अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी किसी न किसी रिलीजन से जुड़े हैं, वो ठीक है, हमारी यहाँ पर किसी के साथ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इन दिस वर्ल्ड थ्रू कोर ऑफ माई हार्ट। बट द ओनली थिंग इज के हमारे रिलीजन से पहले हम जिनकी वजह से, जिन गुरु पीर पैगंबरों की वजह से रिलीजन को मानते हैं दोस्तों, वो जो गुरु पीर पैगंबर हैं वो भी प्रकृति की वजह से इस धरती पर आ पाए। प्रकृति ने साधन बनाया तो वो जी पाए, यहाँ पर जीवित रहकर फिर उन्होंने हमें ज्ञान बांटा, जिस ज्ञान की वजह से हम आज उनको सल्यूट करते हैं। तो उनकी यहाँ पर होने की वजह, उनकी यहाँ पर डेवलप होने की वजह है दोस्तों प्रकृति। और आज भी हम चाहे गुरु पीर पैगंबरों का नाम लेते हैं, लेकिन अगर हमें भोजन ना मिले, अगर हमें पानी ना मिले, अगर हमें सांस ना मिले, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जो जिस भी धर्म को हम मानते हैं, जिस भी रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, हम करें, लेकिन एकमात्र विचार हमारे मन में रहना चाहिए कि प्रकृति सर्वप्रिय है। प्रकृति जो है वो सर्वप्रथम है जिसने हमारे गुरु पीर पैगंबरों को पैदा किया। जैसे हम उस स्कूल को भी माथा टेकते हैं जहाँ पर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पढ़कर निकले, जहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी पढ़कर निकले, जहाँ बड़े बड़े जो समाज सुधारक पढ़कर निकले, उन स्कूलों को जब हम माथा टेकते हैं, उन जगहों को जब हम नतमस्तक होते हैं दोस्तों, ऐसे जो प्रकृति है ये सभी की बेस है, ये सभी की माँ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जय प्रकृति जय भारत। तो चलिए आगे चलते हैं। हाउ डू वी रूइन आवर लाइफ विद आवर वर्ड्स। जो हमारा टॉपिक था कि हम अपने शब्दों से कैसे अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे अपने शब्दों से अपनी ज़िंदगी या अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि हमारे शब्द हम पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ब्रेन साइंस और एनएलपी की जो हम बार बार बात करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ब्रेन साइंस, ये है क्या? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। ये हमारा ब्रेन है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको हाथ में पकड़ा जा सकता है। मीन्स हम नहीं हाथ में पकड़ सकते, लेकिन जो विज्ञानी लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो इसको टच कर सकते हैं। तो ये एक स्थूल चीज़ है। स्थूल का मतलब है ये फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी का मतलब है जिसे महसूस किया जा सकता है, टच किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, इस ब्रेन को हम रिजेंबल करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जैसे कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, एक वो पार्ट जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये होता है कंप्यूटर का दोस्तों हार्डवेयर, ठीक है ना जी। हार्डवेयर में आते हैं आपके कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, सीपीयू, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। एक जो प्रोग्राम्स होते हैं जो इस हार्डवेयर के पीछे दोस्तों काम करते हैं, वो प्रोग्राम्स रहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि एम एस वर्ड जिस पर हम लिखते हैं, वीएलसी प्लेयर जिससे हम ऑडियो प्ले करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम कहते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और ड्राइवर्स जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं, हार्ड ड्राइव लगाते हैं,
मोबाइल अपना लगाते हैं तो वो पहले इंस्टॉलेशन ऑफ ड्राइवर्स की हमें एक कमांड दिखाता है। तो जो हमारा ब्रेन है ये कंप्यूटर की तरह है, जैसे कंप्यूटर के दो पार्ट रहते हैं, एक हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उठा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर जिसकी सिर्फ हम बात कर सकते हैं, वो बैक एंड पर काम करता है। ऐसे ब्रेन में भी दो ही पार्ट होते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें इसके हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर होते हैं जो ब्रेन की 5 लोब्स होती हैं। हमारा जो माथा होता है ये होता है प्री फ्रंटल, उसके बाद फिर फ्रंटल, उसके बाद पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। और जो हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है और राइट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, इन दोनों ब्रेन में एक जो है वो आपस में लिंक होता है जिसे हम कहते हैं पीनल ग्लैंड। तो चलिए इसको ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, किसी आगे की प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। तो मैं बता रहा था कंप्यूटर की तरह एक हमारे ब्रेन का ये हार्डवेयर पार्ट है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में हम बांट सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और अब मैं बात करूंगा अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर की। तो आप हैरान हो जाओगे कि हमारे ब्रेन के सॉफ्टवेयर क्या हैं दोस्तों। ये हैं हमारे बिलीफ्स, हमारी मान्यताएं, हमारे नज़रिए और हमारे विचार, जो हमारे दिमाग में लगातार विचार, ये जो साइंसदान लोग हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ हैं और जो माइंड के विज्ञानी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि 50,000 से लेकर 62,000 62,000 तक जो विचार हैं पूरे दिन में हमारे माइंड में आते हैं। और फिर जब जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो भी सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि जो हमारे मुख में शब्द है वो कहीं पर लिखे थोड़ी ना है। जो हमारे विचार हैं उनको टच नहीं किया जा सकता। हमारे मन में किसी के प्रति क्या धारणा है उसको टच नहीं किया जा सकता। ये हमारे माइंड के दोस्तों सॉफ्टवेयर हैं। और हमारी आदतें, जिनका सिर्फ परिणाम दिखता है, लेकिन वो आदतें कहाँ पर पड़ी हैं उनको खोजा नहीं जा सकता, उनको हाथ से टच नहीं किया जा सकता, हाथ से ढूंढा नहीं जा सकता कि हमारी आदतें कहाँ पर हैं। तो बिलीव, थॉट्स, वर्ड्स और हैबिट्स हैं हमारी, ये सारे सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको बताता हूँ इन सारे सॉफ्टवेयर के पीछे एक चीज़ काम करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है स्टोरीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन सॉफ्टवेयर के पीछे, बिलीव्स के पीछे, थॉट्स के पीछे, शब्दों के पीछे, आदतों के पीछे एक ही चीज़ काम करती है, वो है कहानियाँ। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। वी आर वट, हम क्या हैं, नथिंग एल्स बट द बिहेवियर। जो दोस्तों कोई इंसान बिहेवियर करता है, हाँ, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, तो क्या अच्छा है? उसकी हाइट बहुत अच्छी है, उसका रंग बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है उसका? तो जब हम उस अच्छाई को ढूंढने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका बिहेवियर, उसका लोगों से बर्ताव अच्छा है। जब हम कहते हैं कि कोई इंसान बुरा है, तो क्या हम उसकी डिग्री, क्वालिफिकेशन की वजह से उसे बुरा कहते हैं, उसके रंग रूप की वजह से उसे बुरा कहते हैं, उस किस वजह से हम उसको बुरा कहते हैं दोस्तों? हम उसके बिहेवियर की वजह से उसको बुरा कहते हैं। आज इन्हीं चीज़ों को हम डीकोड करेंगे कि हमें पता है लेकिन हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाते। लेकिन आज की मीटिंग में हम हर चीज़ को पिन पॉइंट कर पाएंगे और इसको समझ पाएंगे। वट आर वी, हम क्या हैं, हम और कुछ नहीं, हम सिर्फ अपना व्यवहार हैं दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ, जब हम सांप देखते हैं तो हम तकरीबन 99% लोग एक ही तरह से व्यवहार करते हैं। क्यों? हम कई लोगों से लड़ते हैं, हम में से सभी लोग 99% लोग कई लोगों से दोस्तों लड़ते झगड़ते हैं। आपको पता है कि वो क्यों लड़ते झगड़ते हैं? अभी मैं आपको बताऊंगा। कईयों से हम बहुत प्यार करते हैं, ये क्यों? हम कई लोग हम में से ऐसे हैं जो बहुत डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, ये क्यों होता है? कईयों को डिग्रीज नहीं मिलती है, कई पढ़ नहीं पाते, तो ये क्यों होता है? कई लोग ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी बिल्कुल मायूस से रहते हैं, ये क्यों होता है? दोस्तों कहने का भाव कि हमारे मन में दो भावनाएं लगातार चलती रहती हैं, या तो बहुत जॉय की, बहुत खुशी की, या फिर बहुत दुख की। तो मैं बात कर रहा था कि सांप को देखने पर हमारा रिएक्शन 99% लोगों का एक जैसा क्यों होता है? हम किसी से लड़ते क्यों हैं? हम किसी से प्यार क्यों करते हैं? हम कभी कभी एक बहुत अच्छे पढ़ाई के लेवल को अचीव कर लेते हैं, कभी हम बिल्कुल भी अचीव, कोई कोई इंसान बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाता। कोई इंसान बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई इंसान बिल्कुल मायूस ज़िंदगी में रहते हैं, कई खुश रहते हैं, कई उदास रहते हैं। तो इन सब के पीछे सिर्फ एक ही बात है दोस्तों, वो है स्टोरीज, वो है कहानियाँ। अगर मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सा मैं अगर और समझाना चाहूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि सांप के पीछे जब हम लठ लेकर भागते हैं तो उसके पीछे कहानी है कि सांप हमारी पुश्तों को डस जाएगा, सांप आ गया तो घर में बार बार सांप आएंगे, सांप का मतलब है मौत। जब हम किसी से लड़ते हैं उसके पीछे भी एक कहानी है। आपको अगर पूछा जाए तो आप उससे क्यों लड़े, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने बस चपत लगा दी या चांटा मार दिया। आप दूसरे इंसान को कहानी सुनाओगे, ये 15 दिन पहले इसने ये किया, उसके बाद ये मुझे ऐसे ऐसे करके मिला, मैंने इसको समझाया, मैंने इसके माँ बाप को बताया, मैंने दोस्तों के जरिए इसको बताने की कोशिश करी, आप कहानी सुनाओगे। अब जब आप किसी से प्रेम करते हो, जब जब कोई आपका दोस्त है, तो आपसे पूछा जाए ये आपका दोस्त क्यों है,
तो आप कभी नहीं कहते कि दोस्त है तो बस दोस्त है। ऐसी ऐसी कभी भी आप बात को ख़त्म नहीं करते। आप बताओगे कि जब मैंने फ़ोन किया तो ये आ जाता है, जब मुझे दुःख होता है ये हर वक़्त मेरे साथ खड़ा रहता है, इस जैसा दोस्त, मतलब कि आप हमेशा उसकी कहानी सुनाओगे। अब किसी को पूछो कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं नालायक था या कुछ ऐसा था या वैसा था, जहाँ मैंने पढ़ाई में मन नहीं लगाया। वो आपको एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाएगा। और जब आप किसी को कहोगे कि आप इतने अच्छे लेवल की पढ़ाई क्यों कर पा रहे हैं, उसको 5 मिनट दोगे, वो भी एक कहानी सुनाएगा। दोस्तों, लोग उदास क्यों होते हैं, लोग खुश क्यों होते हैं, उन सभी के पीछे अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ और सिर्फ होती हैं दोस्तों कहानियाँ। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये ब्रेन साइंस क्या है या एनएलपी क्या है। जैसे पहले मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया कि ब्रेन हार्डवेयर, ब्रेन के दो पार्ट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर हमारा डिपेंड करता है कहानी के ऊपर। तो ब्रेन साइंस दोस्तों क्या है, हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारी मान्यताएं होती हैं, थॉट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, आदतें होती हैं, ये सब होती हैं कहानियों के रूप में। अब ब्रेन साइंस एक छोटा सा टूल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें कोई 15 माले की बिल्डिंग से छलांग लगानी पड़ेगी या चलते हुए जहाज से कूदना पड़ेगा या 100 के ऊपर गाड़ी चलानी पड़ेगी। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं ये डिपेंड करते हैं कहानियों के ऊपर, और ब्रेन साइंस को हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ बदलने के लिए। सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ बदलने के लिए ब्रेन साइंस को यूज़ करेंगे। जैसे हमारी कहानियाँ बदलेंगी तो हमारे बिलीव्स, थॉट्स, शब्द और हमारी आदतें बदल जाएंगी दोस्तों। अगर ये सभी चीज़ें बदल गई तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो बदलाव होगा दोस्तों हमारे बिहेवियर का, हमारे चरित्र का, हमारे करैक्टर का। हम कैसे किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी वजह से दुनिया हमें जानती है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, टीचर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, अच्छा ज़्यादा बोलते हैं, नहीं ज़्यादा बोलते हैं, कामयाब हैं, नाकामयाब हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, नहीं पैसे वाले हैं, हम साइंसदान हैं या आम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, वो सब कुछ दोस्तों एक बिहेवियर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने एक सीक्रेट को डिस्क्लोज करने वाला हूँ। ये सीक्रेट है दोस्तों कि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कई बार हम मायूस हो जाते हैं, हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया से कट गए। लेकिन मैं बताता हूँ दोस्तों, हमारी जो बॉडी है इसमें ये काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। और जब मैं कहता हूँ काफ़ी सारे, तो आप मेरी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सेल। दोस्तों काफ़ी सारे, मतलब एक पूरे का पूरा राज्य, जैसे एक राजा का होता है, कई राजाओं का राज्य मिलाकर जो एक बड़ा राजा बनता है, वैसे इन सेल्स के ऊपर हम राजा की तरह काम करते हैं। तो ये सेल्स छोटे मोटे नहीं बल्कि होते हैं 50 ट्रिलियन सेल्स। और थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ये जो सेल हैं इनको मात्र आप हेक्सागोनल शेप मत समझिए कि ऐसे ये बेजान है। ये दरअसल और कुछ नहीं दोस्तों, ये हमारे ही शरीर की 50 ट्रिलियन हमारे ही अंदर कॉपीज होती हैं। ये हमारे ही शरीर की 50 ट्रिलियन कॉपीज होती हैं। यानी कि हम राजा हैं अपने 50 ट्रिलियन सैनिकों के। तो जिनको पता नहीं है कि ट्रिलियन की कैलकुलेशन कितनी होती है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 1 ट्रिलियन में दोस्तों 1000 करोड़ होते हैं। 1 ट्रिलियन में 1000 करोड़ होते हैं, थाउजेंड ऑफ करोड़। और 50 ट्रिलियन का मतलब है कि 50,000 करोड़ सैनिक हमारे अंदर हैं। हम 50,000 करोड़ सैनिकों के राजा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हम जिंदा रहते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये जो हम कहते हैं उसको फॉलो करते हैं। और हैरानी की बात है कि बाहर तो हमारे जो परिवार के 5-7 लोग हैं वो भी हमारी कई बार बात नहीं मानते, लेकिन ये 50,000 करोड़ जो सैनिक हैं दोस्तों, ये सभी इकट्ठे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इन्हें कहता है इन्होंने वही करना होता है। तो है ना ये कमाल की बात। तो अभी आप बैठे बैठे राजा हो गए हो, और मैं अब आपको बताऊंगा कि आपकी ये जो प्रजा है ये क्या कर सकती है और हम इनसे क्या करवा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे अंदर वाकई इतनी बड़ी आर्मी है? ये कैसे हो सकता है? आज तक तो हमने ऐसी देखी नहीं है। मैं ये कहता हूँ दोस्तों, हमारे अंदर ही नहीं बल्कि इस दुनिया में कुदरत का ऐसा मॉडल है जहाँ पर ऐसे ही एक सिस्टम के अंदर हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों सिस्टम है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं फ्रैक्टल ज्योमेट्री। इसमें आप देखो, एक बड़ी ट्राइंगल है, उसमें फिर और ट्राइंगल्स काटी हैं, उसके अंदर और ट्राइंगल्स हैं, उसके अंदर और ट्राइंगल्स हैं। कहने का भाव एक ही त्रिकोण में हजारों लाखों त्रिभुज हो सकती हैं। सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर ये 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। और ये जो खोज करी है दोस्तों, ये करी है डॉक्टर ब्रूस एच लिप्टन ने। तो आगे मैं बात करता हूँ। आपको ये दिख रहा है एक लीफ,
लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखो, जो फ्रैक्टल ज्योमेट्री है, ये एक लीफ नहीं है, बल्कि इस लीफ की अगर आप आउटर को देखोगे तो हजारों लीफ से मिलकर ये बना हुआ है दोस्तों। आगे मैं बात करता हूँ, ये एक क्यूब, ये एक क्यूब नहीं है, इसमें हजारों लाखों क्यूब समा सकते हैं। जैसे फ्रैक्टल ज्योमेट्री की एग्जांपल्स यहाँ पर मैं आपको नेचर से दे रहा हूँ, इसी तरीके से दोस्तों हमारे अंदर हम एक नहीं बल्कि 50 ट्रिलियन यानी कि 50,000 करोड़ की आर्मी होती है। तो हमें इन सेल्स का अगर बिहेवियर समझ आ जाए तो हम जिंदगी में वाकई राजा की तरह जी पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल्स कैसे काम करते हैं। ये सेल्स दोस्तों काम ऐसे करते हैं कि जब हम दे फॉलो व्हाट यू स्पीक, जो भी आप बोलते हो ये सभी के सभी आपकी शब्दों के ऊपर काम करते हैं। और आप क्या बोलते हो, जो आपके विचार होते हैं, कहने का भाव जैसे आपके विचार हैं वैसा आप बोलोगे, और जैसा आप बोलोगे जो 50,000 करोड़ की आर्मी वैसे ही काम करेगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बताता हूँ इनके बिहेवियर को। जैसे अगर आप यहाँ पर बैठे हो और आप कह देते हो कि मैं आई एम सैड, कि मैं आज यार उदास हूँ, तो ये सभी के सभी महसूस करेंगे। आप तो कहते हो आई एम सैड, लेकिन ये सभी के सभी महसूस करेंगे कि सभी सैड हैं, और सारे सैड हो जाएंगे, सभी उदास हो जाएंगे। आप कहते हो मैं डरा हुआ हूँ, ये सभी के सभी डर जाएंगे। आप कहते हो मैं बीमार हूँ, ये सभी के सभी बीमार होने की कोशिश करेंगे। आप कहते हो आई एम डायबिटिक, ये सभी के सभी शुगर के मरीज की तरह व्यवहार करेंगे। और अगर हम इन चीज़ों को बार बार कहते हैं तो दोस्तों हमें बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर कहना क्या है, मैं यहाँ पर कहता हूँ, ये जो हम कहते हैं ना आई एम सैड, हम कहते हैं कि आई एम डॉक्टर अमनदीप सिंह। तो ये मेरे हाथ नहीं है जो अमनदीप सिंह है, मेरी बाजू नहीं है जो अमनदीप सिंह है, ये बॉडी भी नहीं है जो अमनदीप सिंह है। कोई चीज़ है जो इस पूरी बॉडी से अलग है या इस बॉडी को समेटे हुए है, वो पूरे का पूरा जो संग्रह है वह पूरा अमनदीप सिंह है। तो जब आप कहते हो आई एम डायबिटिक, तो आप अपने सर की बात नहीं कर रहे हो, बाजू की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि आप पूरे 50,000 करोड़ की आर्मी को भी यही बोल रहे हो कि आई एम डायबिटिक। तो वो सभी कहते हैं मरीज हैं। एक आर्मी को कह दिया जाओ कि आप बीमार हैं, तो वो आर्मी क्यों काम करेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे ये हमारे बच्चों के ऊपर प्रभाव डालता है। हम बच्चों को कहते हैं तुम मूर्ख हो, हम बच्चों को कहते हो तुम तो पागल हो, हम बच्चों को कहते हो तुम गधे हो। ये शब्द पता नहीं हम दिन में कितनी कितनी बार इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो जैसे हम कहते हैं, बच्चा इसको रियलिटी मानता है और वो कहता है कि आई एम फूल, आई एम मैड, आई एम डंकी, क्योंकि वो अपने माँ बाप के ऊपर दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा भरोसा करता है। एक ही शख्स उसकी ज़िंदगी में सर्वप्रिय है, भगवान उसने देखा नहीं है, भगवान के बाद अगर कोई चीज़ आती है वो आती है माँ बाप। और माँ बाप कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, तुम गधे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और उसकी जो आइडेंटिटी 7 साल से पहले हम बना देते, चाहे हम हंसी मजाक में बनाते हैं, तो वो अपने आप को मूर्ख, पागल और गधे की तरह दोस्तों समझता है। तो ऐसी उसकी ज़िंदगी हो जाती है। अब हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे कि ऐसा दोस्तों क्यों होता है। तो ये है हमारा बिहेवियर। अगर हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं तो भी हमारा बिहेवियर है। अगर हम बच्चों को बार बार बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, हम खुद को बोलते हैं कि मैं तो निकम्मा हूँ, मेरी तो किस्मत बड़ी ख़राब है, मैं तो ज़िंदगी में राइज नहीं कर सकता, मेरे को तो पीछे माँ बाप अच्छे नहीं मिले, ये अच्छा नहीं मिला, वो अच्छा नहीं मिला, ये सारा हमारा बिहेवियर है दोस्तों। यानी कि हम स्वस्थ हैं चाहे बीमार हैं, ये हमारा बिहेवियर है। हम अमीर हैं चाहे गरीब हैं, ये भी हमारा बिहेवियर है। हम खुश हैं चाहे उदास हैं, ये भी हमारा बिहेवियर है। और ये बिहेवियर दोस्तों डिपेंड करता है एक सिग्नल प्लस प्रोटीन। अब ये भी दो एंटिटी है। प्रोटीन है दोस्तों हमारी फिजिकल बॉडी, सिग्नल है हमारी एस्ट्रल बॉडी, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है। जो प्रोटीन है ये हमारी फिजिकल बॉडी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये सभी हड्डियां जो प्रोटीन से मिलकर बनी है। और आप हैरान हो जाओगे, आज तक हमें यही लगता है कि हमारा जो शरीर है इसका हमारे बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, इसी से हमारा बिहेवियर बनता है। दोस्तों प्रोटीन्स को कंट्रोल करते हैं जीन्स, जो हम कहते हैं जेनेटिक है, जेनेटिक है, माँ बाप से लिया है, हम बीमारियाँ माँ बाप से मिली हैं, माँ बाप गरीब हैं तो हम भी गरीब हैं, माँ बाप अमीर है तो हम अमीर हैं, माँ बाप बीमार है तो हम बीमार हैं। लेकिन ये कितना % बिहेवियर के ऊपर काम करता है, कितना % प्रभाव डालता है, ओनली 1%। और अगर मैं दोस्तों सिग्नल की बात करूँ तो ये है 99%। तो सिग्नल का प्रभाव 99%, ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि जब आप सिग्नल को समझोगे कि सिग्नल क्या है, तब आपको महसूस होगा कि हम कैसे खुशकिस्मत हैं दोस्तों। तो प्रोटीन या हमारे जीन्स ये 1% प्रभाव डालते हैं, हम जो भी हैं या जो भी बनते हैं 99% प्रभाव है हमारे सिग्नल का। सिग्नल को बनाता है दोस्तों ट्रॉमा। जो सिग्नल हमारी बॉडी में दौड़ते हैं, जो तरंगे हमारी बॉडी में दौड़ती हैं, ट्रॉमा का मतलब है कि अगर हमारे कोई चोट लग जाती है, रीढ़ की हड्डी में कोई दबाव आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रॉमा। तो दोस्तों उससे हमारा सिग्नल इफेक्ट होता है, लेकिन ये भी कितना होता है, ओनली 1%। अब अगर हम जहरीले भोजन खाते हैं
या जहर हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है, या प्रदूषण में घूमते हैं, हम कहते हैं ये खा लिया, वो खा लिया, ये बुरा खा लिया, वो बुरा खा लिया, तो टॉक्सिन्स भी सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ये डिस्टर्बेंस भी ओनली 1%। तो पहले बताऊं, जो बिहेवियर है उसमें दो चीज़ों का प्रभाव है, सिग्नल का और प्रोटीन का। प्रोटीन का जो प्रभाव है, जेनेटिक जो प्रभाव है वो है 1%, और सिग्नल का जो इन्फ्लुएंस है वो है 99%। और सिग्नल पीछे बना है दोस्तों, या हमारे साथ कोई सदमा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, या हम जो जहरीले भोजन खाते हैं, या फिर हम जो जहरीली हवा में रहते हैं, ये सिर्फ 1% है। तो 98% कौन सा भाई यहाँ पर दोषी है जिसकी वजह से हमारा सिग्नल डिस्टर्ब होता है? वो दोषी को कोई और नहीं दोस्तों, वो 98% दोषी भी है, और अगर हम चाहें तो उसको हम दोस्त भी बना सकते हैं। और ये 98% दोस्तों प्रभाव है हमारे विचारों का, हमारी थॉट्स का। तो अगर हम डायरेक्ट लिंक डालें, 1% जीन्स को निकाल दें, 1% ट्रॉमा को निकाल दें, 1% टॉक्सिन्स को निकाल दें, तो थॉट्स ही हैं दोस्तों कल्प्रिट। और थॉट्स ही हैं हमें आगे बढ़ाने वाली, थॉट्स ही हमें पीछे धकेलने वाली। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी कोई डॉक्टर अमनदीप सिंह की नहीं है, बल्कि दुनिया के महान माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिकों की थ्योरी है दोस्तों। इस थ्योरी का नाम है एपिजेनेटिक्स। आप इसको नोट कर लीजिएगा, एपिजेनेटिक्स। उसमें जाकर आप इसको और डिटेल से पढ़ सकते हो। तो हमारी विचार ही हमारा बिहेवियर बनाती है, और बिहेवियर ही वो है जो हम आज हैं। तो चलिए, अब सवाल पैदा होता है कि चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास 50,000 करोड़ की आर्मी है, मान लेते हैं कि हम जो कहते हैं वही आर्मी करती है, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। मान लेते हैं कि हम जो अपने बच्चों को कहते हैं उसी वजह से जो बच्चों का जीवन है वो खराब हो जाता है, क्योंकि बार बार हम गलत शब्द चाहे हंसी मजाक में कहते हैं, लेकिन माइंड हंसी मजाक को समझना नहीं जानता। उसको तो जो दे दिया जाए उसने प्रोसेस करना है। जैसे वेटर आपके टेस्ट को नहीं जानता, आप होटल में जो ऑर्डर दोगे, हो सकता है वेटर को अच्छा लगता हो या ना लगता हो, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि आपके लिए ये अच्छा है, ये बुरा है। वो तो आप जो भी ऑर्डर दोगे वो कहेगा यस सर। आप कहोगे जूता लेके आओ ट्रे में रखे, तो वो जूता भी ले आएगा, क्योंकि भैया उसने तो आपका ऑर्डर मानना है। तो अब बात है कि अगर हम इसको मान लेते हैं तो इस इशू को कैसे हमें ओवरकम करना है। तो देखिए, सपोज करिए आप होशियारपुर से जा रहे हैं दिल्ली को। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि एक ही स्लाइड में आपको मैं समझा दूंगा। होशियारपुर से जा रहे हैं दोस्तों दिल्ली, कार से हम जा रहे हैं। अभी हम होशियारपुर के ही एक चौक पर पहुंचे हैं। तो हम यहाँ पर पहुंचे पहुंचे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर हमें कोई फ़ोन करे तो हम कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। अगर हम घर से ही नहीं निकले हैं, दिल्ली के लिए जा ही रहे हैं, तब हम कहते हो कि आप दिल्ली जा रहे हो या दिल्ली पहुंच गए हो। ये हमारा माइंड इंटरसेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हम झूठ बोल रहे होते हैं और कॉन्शियस पकड़ लेता है। लेकिन अभी होशियारपुर के हम एक चौक पर हैं, दिल्ली के लिए जा रहे हैं। कोई सज्जन हमें फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब कहाँ पर हो, आप कहाँ पर हो? तो अगर मैं कहूँगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। अब अगर एक ही इस कंसेप्ट को आप समझ लोगे तो आपकी ज़िंदगी दोस्तों ट्रांसफॉर्म हो सकती है। कि चाहे आप दिल्ली पहुँचे नहीं हो, टारगेट पर पहुंचे नहीं हो, लेकिन आप कह सकते हो कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। ऐसे ही जब भी आप उदास हो तो आप कहिए आई एम सैड फॉर सम टाइम। आप अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। जब आप कहते हैं कि आई एम सैड, तो सैड के पहले जो दो शब्द लिखे हैं आई एम, ये कहते हैं कि तुम भाई पूरी जिंदगी से जब से जन्मे हो और जहां तक आप जाओगे सैड ही रहोगे। जब आप कहते हो कि आई एम डायबिटिक, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब से मैं जन्मा हूं, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं कि मेरा नाम केशव है, आप कहोगे मैं केशव हूं, इसका मतलब क्या है कि जब से मैं जन्मा हूं, जब मैं मरूंगा, मेरे जन्म से लेकर मरण तक मैं क्या रहूंगा? केशव। मैं बीच में कोई अमनदीप नहीं बन पाऊंगा, मैं बीच में कोई नरेंद्र नहीं बन पाऊंगा, मैं बीच में कोई मोदी नहीं बन पाऊंगा, मैं बीच में कोई XYZ नहीं बन पाऊंगा। मैं वो केशव ही रहूंगा, मैं वो अमनदीप सिंह ही रहूंगा, जन्म से लेकर मरण तक। तो जब आप आई एम केशव कहते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी आपको पता है। अगर आप कहते हो आई एम सैड, तो ये आपकी जिंदगी को धकेलने वाला है दोस्तों अंधेरे में। तो जब भी आप कहें कि ठीक है आप उदास हो, बिल्कुल हो, लेकिन आप जर्नी की तरह चाहे नहीं पहुंचे, लेकिन आप कहिए आई एम सैड फॉर सम टाइम एंड बिकमिंग हैप्पी, हो जाऊंगा। आई एम अफ्रेड, ठीक है मैं डरा हुआ हूं, लेकिन फॉर फ्यू मिनट्स, सिर्फ एक छोटा सा इशू है जिसके लिए मुझे डर लग रहा है, अदरवाइज आई एम ब्रेव। आई एम अफ्रेड फॉर फ्यू मिनट्स, अदरवाइज आई एम ब्रेव। अगर आप ऐसा कहोगे तो जिंदगी में आप 50,000 की आर्मी के ऊपर पूरा कंट्रोल रखोगे और वो आर्मी आपके कंट्रोल में रहेगी। आप कहें अगर आप बीमार हैं तो आई एम इल फॉर सम टाइम बट नाउ बिकमिंग हेल्दी। सिर्फ छोटी सी चेंज है दोस्तों, शब्दों में छोटी सी चेंज आपकी अपनी आर्मी के ऊपर पूरा कंट्रोल आपका बना सकती है। आई एम इल फॉर सम टाइम बट नाउ बिकमिंग हेल्दी। आई एम डायबिटिक फॉर सम टाइम। देखिए, जब आपको शुगर किसी को हो जाती है तो उससे पहले तो शुगर नहीं थी ना, तो इसकी क्या गारंटी है कि शुगर सारी जिंदगी चलेगी? अगर आप कहोगे जिंदगी चलेगी तो चलेगी,
अगर वो पहले नहीं थी तो आपके पास एक पैटर्न है कि मुझे पहले शुगर नहीं थी, और अगर आप यहाँ पर इस क्लास को अटेंड करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी घातक बीमारियों को पनपने से पहले खत्म कर सकते हैं, जिनको हो गई है वो होने के बाद भी खत्म कर सकते हैं। तो आपके पास एक पैटर्न है कि पहले आपके पास शुगर नहीं थी, अब बाद में भी हो सकता है कि ना हो, तो आप कहिए आई एम डायबिटिक फॉर सम टाइम अगर हैं, अदरवाइज आई एम हेल्थी। वैसे मैं सेहतमंद रहता हूँ, तो थोड़ी बहुत डायबिटीज़ बढ़ जाती है। अगर आप ये शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने लग पड़ेंगे। तो ये तो होगी अपने प्रति बात, अपने प्रति तो हम समझ लेंगे, लेकिन बच्चे शरारतें करते हैं, हम कहते हैं यार बच्चे शरारतें करते हैं, बच्चे ये करते हैं, बच्चे कंट्रोल में नहीं आते। तो उनके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सूत्र कहता हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल सा सूत्र है। अब मान लीजिए आप गाड़ी के ऊपर एक सफ़र के ऊपर जा रहे हैं, रास्ते में कोई काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, पुल बन रहा है, सड़क बन रही है, आपको पता है वहाँ पर आपका ना माइंड सेट हो जाता है, सड़क बन रही है तो मुझे थोड़ा बाईपास जाना पड़ेगा, थोड़े खड्डे भी आएंगे, थोड़ा पत्थरों के ऊपर से गाड़ी चलेगी, थोड़ा खड्डों में पानी होगा, थोड़ी अनकंफर्टेबलनेस तो होगी, वो हम हमेशा ही बियर कर लेते हैं। लेकिन जब हाईवे के ऊपर हम चलते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाईवे बिल्कुल स्मूथ होगा। अगर हाईवे में छोटा सा भी खड्डा आता है तो हमारे मन से 50 ब्लेम टोल टैक्स वालों को निकलते हैं, कई गालियां की ओर निकल जाती हैं। तो ऐसे अगर हम अपने बच्चों के बारे में अगर ये कह दें कि वर्क इज इन प्रोग्रेस, ठीक है मेरा बच्चा है, मैं उसको समझा रहा हूँ, अगर वो गलती करता है, वो गलती करने से पहले मेरे से प्यार से भी बात करता है, वो मेरे गले मिलता है, मेरे पाँव छूता है, मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करता है, तो क्या फ़र्क हो गया अगर फ़र्क पड़ गया, अगर उसने गलती कर दी तो आप उस पर पैनिक होकर उसकी पूरी आइडेंटिटी को अंधेरे में मत फेंक दीजिएगा कि तुम गधे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। उसकी पूरी आइडेंटिटी क्रश करने की बजाय आप ये समझो कि वर्क इज इन प्रोग्रेस। वैसे तो मेरा बेटा आगे पीछे ठीक ठाक रहता है, लेकिन छोटे छोटे इशू के ऊपर अगर ये गलती करता है तो आप समझिए वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब वर्क इन प्रोग्रेस होता है दोस्तों, तो आप कुछ नहीं करते हो, यहाँ पर काम चल रहा होता है, आप वहां से घूमकर वहां से आराम से निकल जाते हो। जैसे आप वहां पर घूमकर उस अनकंफर्ट से निकल जाते हो, वैसे आप बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीख जाएंगे, आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा हो जाएगा। और यकीन जानिए, अगर आप ये बिहेवियर अपनाओगे, उनमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप जो भी करते हो वही दोस्तों उनके माइंड में पैटर्न बनते हैं, वही उनके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बनते हैं, और वही उनकी बनाते हैं किस्मत। तो दोस्तों, आप ये कह सकते हो कि यू आर ए वाइज चाइल्ड, सो बिहेव लाइक दैट। जैसे अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, ये नहीं है कि चुप रहना है, उसको पकड़ना है, हमने बताना है, उसको डांटना नहीं है, फिटकारना नहीं है, गलत शब्द नहीं यूज करने, उसको बताना है कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा, यू आर ए वाइज चाइल्ड, आप हमेशा एक अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करते हो, लेकिन कभी कभी तुम गड़बड़ कर जाते हो, उसका ध्यान रखा करो। यू आर सिंसियर, दिस एक्ट डजंट सूट टू यू। अगर कोई वो गलती करता है, आपको यार तुम सिंसियर हो, इसलिए सिंसियर होने की वजह से जो ये तुम काम या शरारत कर रहे हो एक ज़रूरत से ज़्यादा, ये जो आपको शोभा नहीं देती। ऐसे ही दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड इंटेलिजेंट। आप हमेशा याद रखिए, आप अपने बच्चों को कहिए, बेटा तुम ये काम कर रहे हो, आपको ये शोभा नहीं देते, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सीरियस हो, तुम बहुत अच्छे हो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम जिम्मेवार हो, तुम इंटेलिजेंट हो, इसलिए तुम ये काम मत किया करो। अगर आप कहोगे कि तुम गधे हो, ऐसे काम कर रहे हो, तो फिर तो आपने पहले ही उसे गधा बना दिया, तो वो ऐसे काम करेगा ही फिर बार बार। तो हम कहते हैं, हम इसको इतना डांटते हैं, बार बार काम क्यों करता है, क्योंकि आपने तो पहले ही उसको बोल दिया, पागल घोषित कर दिया, गधा घोषित कर दिया। अब गधा इंटेलिजेंट थोड़ी ना हो सकता है, पागल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, सिंसियर नहीं हो सकता, वाइज नहीं हो सकता, तो इसलिए ये बात उसमें आएगी नहीं। तो उसको कहिए कि तुम वाइज हो, सिंसियर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, इंटेलिजेंट हो, बस तुम ये काम मत किया करो। तो वो दोस्तों ऐसा काम कभी नहीं करेगा, यकीन जानिए इससे बदलाव आएगा। तो मैं छोटा सा आपको अभी रिकैप देता हूं कि हमने समझा है कि जो ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर जो हमारा जिसको हम टच कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर जिसमें होते हैं बिलीव्स, थॉट्स, वर्ड्स, हैबिट्स और स्टोरीज। और इसके बाद दोस्तों, हमारे हर बिहेवियर, हम कुछ नहीं है, हम हैं हमारा बिहेवियर। और हमारे हर बिहेवियर के, चाहे वो प्यार का है, नफरत का है, पढ़ाई का है या ना पढ़ाई का है, अनएजुकेटेड का है, एजुकेटेड का है, उदास का है, खुश का है, किसी जानवर के प्रति कोई व्यवहार है, या कोई भी हमारा व्यवहार है, उसके पीछे होती हैं कहानियाँ। और आगे हमने देखा कि हमारी बॉडी में 50,000 करोड़ सेल हैं, जिनको हम जो आदेश देते हैं वो वैसा ही बिहेव करते हैं। और हम इनको जरा ध्यान से आदेश दें, इनको अगर हम ध्यान से आदेश देंगे तो आप 50,000 करोड़ करोड़ की आर्मी के सेनापति हो जाओगे। आगे की जो क्लासेस मेरी आएंगी उनमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको अपनी अफर्मेशन कैसे डिज़ाइन करनी है, उनको किस समय पर बोलना है, कौन सी फ्रिक्वेंसी के ऊपर बोलना है। आप
इस क्लास को दोस्तों अटेंड करते रहिए और आप पाओगे कि कैसे आपके जीवन में वो परिवर्तन हो गया जिसकी आप बचपन से ख्वाहिश कर रहे हो। आपका जीवन ऐसा बढ़िया हो गया जो आप सपनों में सोच रहे होते हैं। तो दोस्तों फिर मैंने आपको बताया कैसे हम जो बोलते हैं हमारे 50 ट्रिलियन सेल वैसे ही बिहेव करते हैं, तो हम डाउन हैं तो और डाउन हो जाएंगे, अगर हम एनर्जेटिक है तो और एनर्जेटिक हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हम अपने बच्चों को बोलते हैं तुम फूल हो, तुम मैड हो, तुम डोंकी हो, तो वो वैसा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा नहीं बोलना है। जैसे वो गलती करें उनको सिर्फ यही कहना है, आप अपने मन के अंदर ये सोचना है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस, गाड़ी थोड़ी घुमा के ले जानी पड़ेगी क्योंकि काम चल रहा है। और उनको कहिए कि वाइज और इंटेलिजेंट। और मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दोस्तों सुनाना चाहता हूँ। अभी पीछे जो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत वायरल हुई ये कहानी थी दोस्तों के, जो पिताजी थे वो अपने बेटे को हमेशा स्कूल छोड़ने के लिए जाते, और वो जैसे स्कूल के गेट पर उसे छोड़ते वो उस बच्चे को कहते, बेटा तुम कभी भी घबराना मत, तुम हमेशा खुश रहना क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पिताजी हर मुसीबत में, हर अच्छे बुरे काम में तुम्हारे साथ होंगे, चाहे इस दुनिया में रहूँ चाहे इस दुनिया में ना रहूँ। तो दोस्तों ऐसा चलता रहा। वो पिताजी रोज अपने बच्चे को यही शब्द कहते थे। एक दिन क्या हुआ कि भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। अर्थक्वेक आने के बाद स्कूल की पूरी बिल्डिंग गिर गई। जब न्यूज़ चैनल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई तो सभी माँ बाप हक्के बक्के रह गए, सभी के घरों में विरलाप चलने लगा, सभी भागने लगे। अब स्कूल को ढह ढेरी देख कर उन्होंने देखा कि स्कूल की एक भी जो इमारत है वो बची नहीं है, सब बच्चे मर चुके थे। और सभी जो माँ बाप हैं दोस्तों वो बिल्कुल ही हताश, निराशा में घिरे हुए, और कभी अपने आप को, कभी अपने बच्चों की किस्मत को, और कभी नेचर को, परमात्मा को, कुदरत को, गॉड को कोसते हुए वहाँ पर चिल्ला रहे थे, विलाप कर रहे थे। वहीं वो जो पिता था वो जब वहाँ पर गया, क्योंकि वो भी बहुत पॉजिटिव था, उसने ईंटें उठानी शुरू कर दी। लोग कहते तुम पागल हो, क्या कर रहे हो, लेकिन वो ईंटें उठाता गया। दिन पूरा निकल गया, अब रात हो गई लेकिन उसने बंद नहीं किया। जब अगली सुबह हो रही थी तो एकदम से ईंटें उठाते उठाते उसे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जब उसने कुछ और ईंटें उठाई तो उसे कुछ और बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने थोड़ा और मलबा हटाया तब उसके साथ जो आर्मी थी वो भी लग चुकी थी। जैसे मलबा उठाया तो उसका जो बेटा और उसके साथ दोस्तों 25-30 और बच्चे थे। जो बेटा आंखें बंद करके यही कह रहा था कि मुझे विश्वास है कि मेरे पापा आएंगे, मेरे डैड आएंगे, पिताजी आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि तुम जहाँ भी रहोगे अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तो बेटा मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है। सिर्फ उस बच्चे के विश्वास ने एक पूरी बिल्डिंग गिर गई, लेकिन फिर भी उनको मौत के मुंह से बचा लिया, और जो बाकी बच्चे उसके साथ थे वो भी बच गए सिर्फ एक शब्द की वजह से। और अब मैं यहाँ पर अंत में सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा जो बिहेवियर है ये हमारे विचारों के ऊपर, शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है। और जो शब्द हम देखो, हम किसी न किसी धर्म को मानते हैं, हमें गुरु मंत्र दिया जाता है। सिख धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, हम मुस्लिम की बात करें, हम दोस्तों जीसस की बात करें, क्रिश्चियनों की बात करें, हमें दोस्तों शब्द दिए जाते हैं। शब्द, कोई उसे नामदान कहता है, कोई उसे मूल मंत्र कहता है, कोई उसे गुरु मंत्र कहता है। वो शब्द अगर कोई बंदा सही तरीके से जप लेता है तो उनका जीवन चेंज हो जाता है। लेकिन अफसोस कि वो शब्द हम कुछ समय के लिए जपते हैं, इसीलिए हमारा कई बार जीवन चेंज नहीं हो पाता। ऐसी है हमारे शब्दों की, हमारे वाक्यों की, हमारे वर्ड्स की महत्ता। और अगर जो शब्द हम जिंदगी में अपने साथ या अपने बच्चों के साथ बोलते हैं, अगर आपको वो सही से बोलने आ गए तो यकीन करिए आपका 24 घंटे सिमरन होगा। आप 24 आवर कुदरत के छत्र छाया में रहेंगे, परमात्मा की छत्र छाया में रहेंगे, और जिंदगी में कभी भी आपको नेगेटिव चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कभी भी नकारात्मक चीज़ें अगर आएंगी भी तो बिल्कुल हवा के झोंके की तरह निकल जाएंगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारी जर्नी है, आपने इसको यही सोचना है कि मैं चाहे होशियारपुर के चौक पर हूँ लेकिन आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन हम ये शब्द यूज करें कि ठीक है, आई एम इल फॉर सम टाइम, आई एम सैड फॉर सम टाइम, अदरवाइज आई एम हैप्पी। तो दोस्तों बच्चों के साथ जो बिहेव करना है, यही कहना है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप दोस्तों, ये मेरा नंबर है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं नेचर के साथ, कुदरत के साथ मिल चुका हूँ। तो कुदरत ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है, नेचर ने पिछले 3-4 साल में मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि हेल्प करो। हेल्प का ही एक गुण है जो हम इंसानों के हिस्से आया है। जानवरों से हम तभी बेहतर हैं जब हम दूसरों की दोस्तों हेल्प करते हैं। तो मैं आपको यही विनती करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हेल्प कीजिए। जो हमारी इस मंडे की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित कीजिए, ताकि लोग जान पाएँ कि हम कैसे
अपनी विधि के विधाता, कैसे हम अपने ज्ञान के मालिक, कैसे हम अपने जीवन के रचयिता, कैसे हम अपनी किस्मत के रचयिता बनकर ज़िंदगी में राजा की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद। कोई भी प्रश्न होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो।